हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेज में वो था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 था ये, ठीक है। तो बच्चों, हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ा था। हमने अब तक क्या किया था कि कोई भी जो रैखिक समीकरण युग्म है उनके अनेक हल होंगे, एक हल होगा या फिर कोई भी हल नहीं होगा, वो सब हमने सीखा था। उन फॉर्मूले से a1/a2 निकाल के b1/b2 वाले फॉर्मूले से हमने ये सब सीखा था। संपाती होंगी, रेखाएं समानांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेद करेंगे, ये सब हमने लास्ट क्लासेज में सीखा था। और हमने सीखा था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इन समीकरण को हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है बच्चों, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। ये हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। एक और विधि हमने सीखी थी समीकरण हल करने की, वो थी विलोपन विधि। ये सब हम सीख चुके थे लास्ट क्लासेज में। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो अभी का जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि। मैंने आपको बताया था कि हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणन विधि, समीकरण हल करने की वज्र गुणन विधि। ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियोज देख सकते हैं। उससे क्या हुआ कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि हुई, विलोपन विधि हुई, और जो रेखाएं समानांतर होंगी, संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, एक हल होंगे, ये सब को जो इस तरह के जो सवाल आते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वज्र गुणन विधि। तीसरे नंबर की जो विधि है ये हमने दोनों पढ़ ली थी, अभी हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनकी जो जनरलाइज फॉर्म होती है वो उनको किस तरह से लिखा जाता है? उनको लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जनरल फॉर्म है किसी भी इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन की, जिसमें दो चर हैं x और y। ठीक है। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है। अब चूंकि युग्म है तो एक और इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये दोनों मिलके, दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों में दो चर हैं x और y। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म। इसी को बोला जाता है रैखिक समीकरण युग्म बच्चों। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक समीकरण युग्म हो गए। ठीक है। अभी हमें वज्र गुणन विधि को सीखना है। इन पे हमें क्या यूज करना है? वज्र गुणन विधि। तो मैं वज्र गुणन विधि का जो फॉर्मूला है वो आपको मैं ड्राइव करके बताता हूँ कि कैसे आता है। तो बच्चों देखो, आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है पहली, इस इक्वेशन में आपको b2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी और 0 से भी। इस वाली इक्वेशन में पूरी में b1 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। आप पहली वाली इक्वेशन में b2 से मल्टीप्लाई करो और उसको लिख दीजिए, जो भी आंसर आएगा। ठीक है। तो आप उसमें b2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आएगा आपका b2 इंटू a1, b2 इंटू a1 x प्लस b2 का b1 से मल्टीप्लाई होगा तो b2 इंटू b1 बाई b2 का c1 से मल्टीप्लाई होगा b2 इंटू c1 बराबर 0 का b2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी b2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आ जाएगा? आपका 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आपको इसमें b1 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो आप b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b1 इंटू a2x प्लस b1 इंटू b2 बाई प्लस b1 इंटू c2 बराबर 0, क्योंकि 0 को b1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 4। तो ये होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है कि समीकरण जो 3 है उसमें से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर आप घटा दीजिए डायरेक्ट। आप यहाँ पे क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ 0 माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है जब घटाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो प्लस का प्लस, प्लस ये यहाँ पे तो माइनस, ये माइनस, ये घटाए। अब आप देखो बच्चों, 0 में से 0 जाएगा तो ये तो आपका 0 ही रहेगा। यहाँ है b2c1, इसमें से घटाना है b1c2, तो b2c1 माइनस b1c2, ये आपने लिख दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए b1b2 बाई, b1b2 बाई, और ये क्या है? b1b2 बाई। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। यहाँ है b2a1x, लेकिन ये है b1a2x, ये नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि यहाँ b2 है, यहाँ b1 है, यहाँ a1 है, a2 है। तो क्या होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए। जब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? b2a1x में से घट जाएगा आपका माइनस b1a2x। ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, ये प्लस का था b2c1, तो प्लस का साइन। ठीक है बच्चों, ये आपने घटा दिया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अभी आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे आप, इन दोनों संख्याओं में से x कॉमन ले लोगे। x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, b2a1 माइनस b1a2 बराबर, ये जो अचर संख्या है इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये माइनस का b1c2 था, ये तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b1c2, और ये प्लस का b2c1 था, ये माइनस का हो जाएगा b2c1। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका b1c2 माइनस b2c1 अपॉन ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरी टर्म है, इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका b2a1 माइनस b1a2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बराबर ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1। ये तो ऊपर तो सेम ही रखा, आपने इसमें a1 को पहले ले लो, जैसे यहाँ b1 पहले आ रहा है ना, तो इसमें b2 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, आप इसे a1 को पहले ले लो, तो a1 को पहले ले लो तो ये हो जाएगा a1b2 और यहाँ से भी क्या करो, a2 को पहले ले लो, a2b1। ये अब अच्छा फॉर्मूला सा लग रहा है, b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। तो ये क्या हो गया, हमारा x का फॉर्मूला आ गया। ये हुई क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। यही तो करते हैं हम, जो रैखिक समीकरण योग होता है उसमें हम क्या करते हैं, x और y के मान ही तो निकालते हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी। तो जो x का फॉर्मूला बन के आया वो कौन सा आया, ये वाला फॉर्मूला, x बराबर b1c2। आप इसको याद कर सकते हो और डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। b1c2 माइनस b2c1 a1b2 माइनस a2b1। यहाँ से आपने x निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को आप अगर समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, है कि नहीं बच्चों। अब इस इक्वेशन को आप में क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है और वहां से आप y की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो y का मान आएगा, यहाँ से जो y का मान आएगा वो आपका क्या आएगा, आप आपका क्या करोगे, y का मान रख दोगे। y का मान आएगा c1a2। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना। y का जो मान आएगा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ फॉर्मूला, y बराबर c1a2 माइनस a2c1। y बराबर c1a2 माइनस, इसको हटाओ एक मिनट, ये कर दोगे, y बराबर c1a2, ये आएगा आपका y बराबर c1a2 माइनस c2a1 अपॉन ये जो नीचे का चीज है ये सेम रहेगी दोनों में, तो ये भी यही रहेगा a1b2 माइनस a2b1। ये हो गया y बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि x बराबर तो ये आया, y बराबर ये आया, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये वो इक्वेशन 5। बस दोनों में देखो, ये जो नीचे का हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों में सेम है, a1b2 माइनस a2b1 a1b2 माइनस a2b1। x बराबर क्या है, b1c2 माइनस b2c1, y बराबर c1a2 माइनस c2a1। मैं आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट आप निकाल लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को लिख पाओगे। मैं ये भी तरीका बताऊंगा, आप बस वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आपको ये लंबा फॉर्मूला लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है, आपको याद भी हो जाएगा। देखो ये तो कॉमन है, a1b2 माइनस a2b1 a1b2 माइनस a2b1, ये तो दोनों में सेम है, बस इसको याद रखना है, वो मैं बता दूंगा आपको। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये x और y की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि बीजगणित विधि में तो थे हम। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, ये x और y की जो वैल्यू थी वो आ गई हमारी। तो ये कहाँ गया, हाँ x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं इसको, x बराबर क्या आया आपका बच्चों, x बराबर क्या था, b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आया x बराबर। y बराबर क्या था बच्चों, y बराबर था आपका c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये x और y था, यानी 5 समीकरण नंबर 5 था, ये 6 था। अब देखो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ अगर 1 मान लो और यहाँ अगर 1 मान लो, तो इसको अगर इससे गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो यानी x के अपॉन में आ जाएगा, ये क्या होगा, x के अपॉन में आ जाएगा। तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 ऐसे लिखा जा सकता है, बराबर। बराबर में क्या बचेगा बच्चों, जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन यहाँ बचेगा a1b2 माइनस a2b1। ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई इसके ऊपर चला जाएगा तो सेम वही फॉर्मूला बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इस तरह से हमने लिख दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पे करोगे, बाई अपॉन इसको इसके नीचे ले आओ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, बाई अपॉन c1a2 माइनस c2a1। ठीक है बच्चों, बराबर ये 1 को इधर ले जाओ ऊपर, तो 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों a1b2 माइनस a2b1 और 1 अपॉन, और ये देखो ये क्या है, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है मतलब ये दोनों भी x अपॉन ये और y अपॉन ये भी सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों,
आप ऐसे लिख दोगे x अपॉन b1c2 माइनस b2c1, ये बराबर होगा किसके, बाई अपॉन c1a2 माइनस c1a2 माइनस क्या आएगा यहाँ पे बच्चों c2a1 बराबर 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया। देखो फॉर्मूला तो छोटा सा है, ये डेरिवेशन चल रहा है आपका, फॉर्मूला तो आपको बहुत छोटा है, सवाल सॉल्व करने के लिए तो मैं तरीका आपको बता ही दूंगा इसी फॉर्मूले से शॉर्ट रहे, लेकिन ये क्या डेरिवेशन है कि कैसे ड्राइव किया मैंने वो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए आपको ये देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है, तो x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 बाई अपॉन ये आ गया बच्चों। अब वज्रगुणन विधि टाइप में कैसे बनाना है, देखो वो कैसे बनाना है, ये x के अपोन में है ये सब चीजें, तो यहाँ पे क्या करो आप, ऐसा करो, दूसरा पेन चेंज करता हूँ, आप यहाँ पे x ले लो। ठीक है, x लिख दिया, यहाँ y लिख दो। ठीक है, यहाँ x लिख दिया, यहाँ y लिख दो। ठीक बच्चों, अब क्या करना है, x के अपोन में है और यहाँ लिख दो 1। ठीक है, तो देखो ये b1c2 कैसे बना होगा, ये अगर यहाँ मैं b1 लिखूं और यहाँ c2 लिखूं तो b1c2 होगा कि नहीं होगा, गुणा करोगे तो ये से गुणा करोगे b1c2। अब b2c1 बनाना है तो यहाँ क्या कर दो, आप b2 लिख दो, यहाँ c1 लिख दो, तो b1c2 माइनस b2c1, वज्रगुणन विधि से b1c2 माइनस b2c1। ठीक है, ऐसे बाई के नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे c1 लिखोगे, बाई के नीचे यहाँ क्या लिखोगे c1, तो c1a2 यानी a2 यहाँ आएगा, तो c1a2 माइनस c2a1, यहाँ a1 लिखो और यहाँ पे c2। अब देखो c1a2 बन गया, ये वाला देखो यहाँ पे c1a2 गुणा करोगे तो ये c1a2 माइनस c2a1, यहाँ 1 अपॉन, अब 1 के नीचे आप अपने आप लिख दोगे, ये कहोगे सर आप यहाँ a1 लिख दो, यहाँ b2 लिख दो, तो a1 b2, और यहाँ पे आप ऐसा करो सर, यहाँ पे क्या लिख दो, p1 लिख दो, p1 लिख दो और यहाँ पे p2 लिख दो। देखो b1 क्या किया, b1, अरे उल्टा हो गया, b1 और यहाँ क्या b1c2, यहाँ पे क्या होगा b2, b1c2 माइनस b2 और यहाँ पे आएगा आपका c1, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, b1c2 माइनस b2 c1। देखो तो x के नीचे क्या है, b1c2 माइनस b2 c1, तब देखो b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 1, अब के नीचे 1 है, यहाँ पे ये जो 1 है ये रहा, यहाँ पे इसको 1 को भी अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 1 है, 1 के नीचे a1 a2 b1 b2। ठीक, अब आप क्या करोगे कि सर इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखो b1c2 माइनस b2c1 c1a2 माइनस a2c1, ठीक है, c2a1 a1b2 माइनस a1b2। अब इसको देखो आपको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो याद करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो इक्वेशन क्या होती है आपके पास, जो भी कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ आपको, फॉर्मूला में कैसे याद करोगे। आपको इक्वेशन दी जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यही तो इक्वेशन थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इक्वेशन दी जाएगी। आप ये देखो कि x जो है वो किसके साथ आता है, a1 a2 के साथ आता है कि नहीं आता, x के साथ क्या क्या आता है, a1 आता है, दूसरी इक्वेशन में a2 आ रहा है, तो यानी कि x के नीचे a1 a2 नहीं आएगा और इधर का जो राइट में है वो आएगा, तो x के नीचे आपने क्या लिख दोगे, b1 लिख दोगे, b2 लिख दोगे, यानी b1 लिख दिया, b2 लिख दिया और c1 लिख दिया, c2 लिख दिया। समझ में आया, x के साथ में जो कांस्टेंट है a1 a2 वो नहीं आएंगे, बाकी दोनों b1 c1 b2 c2। अब y के साथ चले जाओ, अब y वाला यानी अब यहाँ पे x वाला हो गया आपका, अब y वाला कर रहे हो आप, बाई के साथ देखो बच्चों, इधर देखिए राइट में, बाई के साथ देखो, बाई के साथ क्या है b1 b2, यानी बाई के नीचे b1 b2 नहीं आएगा। ठीक है, बाई के नीचे क्या होगा, आपको राइट साइड में देखना है, पहले क्या है c1 c2, तो आप क्या रखोगे पहले c1 c2 और फिर इधर आगे क्या बचेगा a1 a2, वो लिख दोगे a1 a2। अब इसके साथ आइए, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है तो यहाँ 1 मान लेना आप, तो 1 के नीचे क्या होगा, इधर तो कुछ बचा नहीं, तो a1 a2 और b1 b2। आगे नहीं आगे समझ में आपके, x के नीचे क्या लिखा आपने, x के नीचे ये वाली टर्म नहीं आएगी, ये वाली टर्म नहीं आएंगी, ये वाली आएंगी b1 b2 c1 c2। बाई के नीचे क्या होगा, राइट साइड वाली टर्म पहले आएगी, c1 c2 पहले आएंगे, फिर a1 a2, और 1 के नीचे में क्या होगा, राइट में कुछ नहीं है तो पहले ये डायरेक्ट इसी फॉर्म में आएंगे a1 a2 b1 b2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा के बता देता हूँ। देखो बच्चों, मान लो फॉर्मूला आपको याद हो गया, अब मान लो कि फॉर्मूला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल ये है कि 2x प्लस 3y बराबर 46, एक ये इक्वेशन दी हुई है आपको, और एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 5y बराबर 74। ये आपके पास दो समीकरण युग्म है और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, पहले a1x प्लस b1y इस वाले फॉर्मूले में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको, यानी कि 46 को इधर लाना पड़ेगा, तो आप करोगे 2x प्लस 3y, 46 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही इससे करोगे आप, ये हो जाएगा 3x प्लस 5y
माइनस के 74 बराबर 0, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इससे वो करोगे कंपेयर, तो आपको a1 बराबर क्या मिलेगा यहाँ पे 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है माइनस का 46। ऐसे ही इस सेकंड इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे, ये समीकरण नंबर 1 से किया आपने, ये समीकरण नंबर 2 से जब आएगा तो a2 बराबर कितना आएगा 3, b2 बराबर कितना आएगा 5 और c2 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 74। ठीक है बच्चों, अब बस आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, वो बजट गुणन विधि से x लिखोगे, x के नीचे क्या आएगा, x के नीचे ये a1 a2 नहीं आएंगे, इधर वाले जो राइट में है ये टर्म आएंगे, यानी यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा माइनस का 46, यहाँ आएगा माइनस के 76। बताओ बच्चों y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या है, ये वाली टर्म, बीच वाली टर्म आएगी, क्योंकि y किसका है, b1 का कोफिशिएंट होता है ना, b1 y होता है, तो y के नीचे ये वाली टर्म नहीं आएंगे। आपने क्या किया, जब x के लिए लिखा तब आपने ये वाली टर्म्स को नहीं लोगे, x के लिए आप ये वाली टर्म्स को नहीं लोगे, इधर की जो राइट में होंगी उनको लोगे। तो आपने क्या लिया 3 और 5 और माइनस 46 माइनस 76। अब जब आप y के लिए लिखोगे तो इन वाली टर्म को नहीं लिखोगे, y के नीचे ये टर्म्स नहीं आएंगे, इधर वाली टर्म्स पहले आएंगे। तो यहाँ आप लिखोगे माइनस का 46 माइनस के 74 और फिर ये आएंगे 2 और 3। अब आप 1 के नीचे लिखोगे तो 1 के नीचे ये टर्म्स नहीं आएंगी, 1 के नीचे ये टर्म्स नहीं आएंगी, जो इधर बची है वो आएंगे, और उसमें भी पहले ये वाली आएगी, क्योंकि आप एक ऐसे क्लॉक बना रहे हो, ऐसे चलते जा रहे हो। ठीक है, ठीक, तो ये आएगी, पहले क्या आएगी 2 और ये 3 और यहाँ पे आपका कितना आएगा 3 एंड 5। यहाँ तक ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच्चों आओ इधर देखो, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना, बहुत आसान है, यहाँ से सॉल्व करना तो बिजी है, तो सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x के बटे में x अपॉन 3 का गुणा इससे करना है माइनस 74 से, तो 3 इंटू माइनस के 74 माइनस 5 का गुणा इससे करना है 5 इंटू माइनस के 46 बराबर बाई अपॉन इसका गुणा इससे करना है माइनस के 46 इंटू 3 माइनस इनका गुणा इससे करना है, इस वाले का इससे करना है, जैसे इसे यहाँ कर रहे हो ना, इसे माइनस के 2 इंटू माइनस के 74 मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 1 अपॉन 2 पंजे 10 माइनस 3 तिया 9, माइनस का साइन बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा x अपॉन 3 गुणा माइनस 74 करोगे तो ये माइनस के 2 आएंगे। ठीक है, और प्लस 5 गुणा 46 करोगे तो 230 आएगा बराबर बाई अपॉन इसका गुणा इससे करोगे तो ये आएगा माइनस के 138 और इसका गुणा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 148, 74 दूनी 148 अपॉन 1 अपॉन 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब क्या करना है, एक बार इसको इसके ये वाला जो टर्म है इसको एक बार इसके बराबर कर देना है और एक बार बाई को इसके बराबर कर देना है, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व आपका, बहुत आसान है। देखो ये हो जाएगा x अपॉन 230 में से 222 गए तो 8 बचे, तो x अपॉन 8 बराबर एक बार इसके बराबर कर देना है 1 अपॉन 1 यहाँ से, फिर बाई अपॉन यहाँ से कितना बचा बच्चों बताओ 148 में से 138 गए तो 10 बचे बराबर 1 अपॉन 1। तो यानी कि यहाँ से आप कर सकते हो कि x बराबर कितना आ जाएगा, बजट गुणन विधि इधर गया तो x बराबर कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से भी ऐसे करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई x और y की 8 और 10, ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए। ठीक है नहीं, ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन के आंसर क्या किए, किस विधि से निकाले आपने, बजट गुणन विधि से। ठीक है, ये समझ में आई बजट गुणन विधि क्या है, बस ये लिखना आना चाहिए आपको, अगर ये लिखना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। x के नीचे a1 a2 वाली फॉर्म नहीं आएंगी, y के नीचे ये नहीं आएगा, c z के नीचे ये 1 के नीचे ये नहीं आएगा, और बस इस तरह से राइट साइड में लिखते जाना है, राइट साइड की फॉर्म में लिखते जाना। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल मैं करा देता हूं आपको, जैसे कि देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, एक और मैं एग्जांपल करा देता हूं जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 और आगे लिखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आपको बोला है कि p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, मतलब एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है एक हल होगा। तो एक हल होने का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों, क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो आपने ये क्या मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, जो पहला पार्ट 1 था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का, जो मैंने पहला पार्ट 1 था, मेरा वीडियो आप देखिएगा मेरे चैनल पे जाके, जो पहला पार्ट था उसमें मैंने ये बताया था कि अगर अद्वितीय हल है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तभी आपके अद्वितीय हल होंगे।
और एक से ज्यादा हल कब होंगे, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और जब कोई हल कब नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सब मैं बता चुका हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा। अब इसको इसमें क्या बोला है कि p के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने का मतलब है कि ये ऐसे लिखना पड़ेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a क्या है, a1 क्या है यहाँ पे आपको होगा 4, a2 क्या है 2, नॉट इक्वल होना चाहिए तभी तो ये अद्वितीय हल होंगे। तो p b1 की जगह क्या आएगा p, और p2 की जगह क्या आएगा, b2 की जगह क्या आएगा 2। 4/2 का मतलब 2, नॉट इक्वल टू p/2। बजर गुणन कर दो, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, क्या होगा p नॉट इक्वल टू, साइन जो चल रहा है बीच में वही चलेगा, 2 दूनी 4, यानी p अगर नॉट इक्वल टू 4 है, यानी p इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू रख दीजिए, उसके लिए उसके अद्वितीय हल होंगे, लेकिन p इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। यानी 4 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो p की, उसके लिए क्या होंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। तो इस तरह से आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। एक ये पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है उसने, के किस मान के लिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रॉब्लम्स में, एग्जाम्स में। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए आपसे पूछा है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या बोला है उसने, अनेक हल। इक्वेशन क्या दी हुई है आपके लिए, kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 बराबर 0। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। अब बोला है कि इन इक्वेशंस में k की क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि अनेक हल होंगे इस इक्वेशन के। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो अनेक हल होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये अगर है तो इस केस में क्या होते हैं, आपके अनेक हल होते हैं। इस केस में क्या होते हैं आपके बच्चों, अनेक हल होते हैं, क्योंकि इस केस में जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समपाती होती हैं, और उस केस में अनेक हल होते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे a1 बराबर क्या है आपका, पहली इक्वेशन में k है, b1 बराबर क्या है 3 है, और c1 बराबर क्या है आपका माइनस ऑफ k माइनस 3। दूसरी इक्वेशन से a2 बराबर क्या है आपका 12 है, b2 बराबर क्या है बच्चों k है, और c2 बराबर क्या है माइनस का k है कि नहीं बच्चों। अब आपको क्या करना है, बस इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो पुट कर दीजिए a1/a2 यानी k/12 बराबर b1/b2 यानी 3/k बराबर माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस का k c1/c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तब आपके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अब वैल्यू निकाल लोगे आप k की, कैसे करोगे, आप एक बार इन दोनों को एक साथ ले लोगे, ठीक है बच्चों। तो k/12 बराबर, इनको एक साथ ले लो, k/12 बराबर 3/k। इसको सॉल्व कर दो बच्चों एक बार। तो यहाँ से क्या होगा, k का मल्टीप्लाई कर दो बजर गुणन विधि से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा k² बराबर 36, 12 36। तो k बराबर क्या होगा 36 का, यानी अंडर रूट कर लोगे, k² का अंडर रूट करोगे, वर्गमूल लोगे तो k आएगा, और 36 का वर्गमूल क्या होता है +-6। तो आपके पास दो वैल्यू आ गई k की +-6। अब इस वाली इक्वेशन को, इन दोनों को एक साथ ले लो। इन दोनों को जब एक साथ लोगे 3/k बराबर, यहाँ से माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा k माइनस 3/k, k माइनस 3/k। अब क्या करोगे आप, इन दोनों का बजर गुणन विधि से कर लो। 3k बराबर k का गुणा इससे करोगे तो k² माइनस 3k है कि नहीं बच्चों, बराबर ये k² है, और ये माइनस का 3k, और इस 3k को जब इधर लाओगे तो ये माइनस का 6k हो जाएगा, क्योंकि इसका प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, तो k² माइनस 6k, और यहाँ क्या रह जाएगा 0। तो k² माइनस 6k बराबर 0। अब इसमें से क्या करो, k कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से k कॉमन आ गया, k माइनस 6 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करो। जब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करोगे तो k बराबर एक तो 0 आएगा, और एक k बराबर 6 आएगा। अब दोनों ही जो हमारे आंसर आए हैं, यहाँ से इक्वेशन का आंसर क्या आया, k बराबर +-6। यहाँ से जो वैल्यू आई है k की, यहाँ से k के जो दो मान आए हैं, एक आया +6, एक आया -6। यहाँ से जो k के मान आए, एक आया 0, एक आया 6। दोनों में कॉमन जो होगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, +6 ये 0 है, ये -6, तो ये आंसर नहीं होगा। यानी k बराबर क्या होगा 6। अगर आप k बराबर 6 रखते हो तो इस केस में ये जो इक्वेशन है, ये तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये वाली, ठीक है ना बच्चों, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस केस में अगर k बराबर हमारा 6 है तो उसके लिए इस वाले जो इक्वेशंस हैं इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा, k बराबर 6। ये ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टॉपिक ये है कि मान लो कि
कोई रैखिक समीकरण युग्म है वो इस टाइप का दे रखा है, कुछ डिफरेंट टाइप का देख रहा है, उसको आपको एक उसमें बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको, देखो जो जैसे समझा के बताएगा, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कभी 2/x प्लस 3/y बराबर 13, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। और ये तो होगी इक्वेशन नंबर 1, और एक और इक्वेशन दे दी आपको 5/x माइनस 4/y बराबर -2, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब बोला कि इसको सॉल्व करो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात 1 है, y की घात 1 है और रैखिक है, और दो चर हैं x और y। यहाँ पे चर क्या है आपसे मैं पूछूं, या चर क्या है, तो यहाँ पे चर क्या है, x और y तो हैं, और रैखिक है क्योंकि घात 1 है, तो ये सब तो है। लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एलसीएम लोगे, ये करोगे, वो करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन है उसको आप क्या करोगे, दूसरे चर में कन्वर्ट कर दोगे। दूसरे चर में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दोगे 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y बराबर 13, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई भाई, 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y बराबर -2, ये क्वेश्चन नंबर 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों समीकरण में 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ 1/y। अब आप क्या करो कि जो 1/x है यहाँ से इस प्रॉब्लम सॉल्व होती है आपकी। जो 1/x है ये दिक्कत कर रहा है ना, इसको आप एक नया चर मान लो p, कोई नया चर मान लिया p, और जो 1/y है उसको कोई नया चर मान लो q। ठीक है बच्चों, इसको एक नया चर मान लिया p और उसको एक नया चर मान लिया q। अब बस पुट कर दो, p क्या हो जाएगा 2, 1/x की जगह पे क्या रख दोगे p प्लस 3, 1/y की जगह पे क्या रख दोगे आप q बराबर क्या हो जाएगा 13। इस वाली इक्वेशन में 1/x की जगह क्या रख दोगे p, यानी 5p माइनस 4 1/y की जगह q इक्वल टू -2। अब आप कहोगे सर ये तो हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। नहीं बच्चों, इसमें क्या होगा, आप p और q के लिए मान निकालोगे, तो जो p और q की जो वैल्यू आएंगे उनको बाद में किसके 1/x के बराबर रख देना, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेना। अब बस इनको क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। अब इनको क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आप कौन सी विधि यूज करोगे, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि से आपको क्या होगा, यहाँ पे a1 बराबर क्या है बच्चों 2, b1 बराबर क्या है 3 और c1 बराबर क्या है 13। सॉरी, वज्रगुणन विधि के लिए बराबर का 13 है ना, इसको मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा मिस्टेक होता है। देखो बच्चों ऐसी कोई मिस्टेक मत करना। ये क्या 2p, पहले उस फॉर्म में इक्वेशन की फॉर्म में तो बदलो, 2p प्लस 3q, 13 को इधर लाओ, माइनस का 13 बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी अच्छी। 5p माइनस 4q, ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर 0। अब ये फॉर्म बन गई वो a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ये गलती मत करना, आपको इसको फॉर्म में पहले इक्वेशन में बदलना, जो इक्वेशन है हमारी जो जनरलाइज फॉर्म है। अब बताओ बच्चों, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि सर a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर है 3 एंड c1 बराबर है -13। यहाँ से आप कहोगे a2 बराबर है आपका 5, b2 बराबर है आपका -4 एंड c2 बराबर है आपका 2। यहाँ तक आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, मैं वज्रगुणन विधि से बता रहा हूँ आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका चर क्या है p, तो यहाँ पे क्या लिखोगे p, x y नहीं लिखोगे, p है तो p के नीचे मैंने क्या कहा था आपसे, a1 a2 नहीं आएगा, बाकी b1 b2 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा b1, और यहाँ पे क्या आएगा c1, b1, यहाँ पे क्या आएगा c1, यानी यहाँ पे क्या आएगा आपका -13, b1 c1 आ जाएंगे, और b2 c2 यहाँ आ जाएगा आपका -4 एंड c। फिर क्या लिखना है आपको, यहाँ q के नीचे क्या होगा, b1 b2 वाली फॉर्म नहीं आएंगी, b1 b2 वाली फॉर्म नहीं आएंगी, ये क्या आएंगे c1 c2 वाली, -13, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, और बचा हुआ ये 2 और 5, ये a1 a2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन में। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मैं और भी लीजिए, आपको ये इस तरीके से करते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं ढंग से। ठीक है, हटाओ, उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा काम है क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। a1 b1 c1, इस a2 b2 c2 को इसके नीचे ही लिखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। a2 बराबर कितना था 5, b2 बराबर कितना था -4, और c2 बराबर कितना था 2। ठीक है बच्चों, अब लिखो तुम p1 p2 p2। अब यहाँ पे लिखो p के नीचे मैंने क्या कहा था, p के नीचे क्या होगा, p के नीचे क्या होगा, क्या आएगा, वो है सिंपल सा आपका तरीका कि p किसके साथ था, a1 के साथ था, और a2 के साथ था, इन्हीं के साथ था ना, यानी p के कोफिशिएंट जो है वो नहीं आएंगे, यानी इनको छोड़ दो, और जो इधर लिखे हुए हैं उनको ऐसे के ऐसे लिख दो 3, और ये -4 इसके नीचे -4,
और यहाँ लिख दो माइनस के 30 और 2, बस हो गया ये पी का काम, बस हो गया पी का काम। यहाँ पी लिख दो, ये हो गया अपना पी। क्यू, क्यू में ये वाली टर्म नहीं आएंगी, क्यू में ये वाली टर्म नहीं आएंगी, बीच वाली टर्म जिसके साथ क्यू है, 3 और 3 ही तो 3 और ये जो भी है 3 और जो -4 है ये नहीं आएंगी, यानी इधर वाली टर्म आएंगी। अब क्या लिखोगे आप यहाँ -13 2 और ये जो बची हुई टर्म है इसको लिख दोगे 2 और 5। अब आया 1 में आपकी ये टर्म्स नहीं आएंगी, मैंने बताया था आपको ये टर्म्स नहीं आएंगी, ये वाली टर्म्स आएंगी और इसी सीक्वेंस में आएंगे इधर से ऐसे। तो फिर क्या लिखोगे आप 2, ये 5 3 और -4। अब बस सॉल्व कर दो, ये लिखना आना चाहिए, बस ये लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से क्या करना है आपको, इनका मल्टीप्लाई करना है। P अपॉन 3 दूनी 6, माइनस साइन आएगा, हमेशा माइनस साइन आएगा बीच में, इन दोनों का गुणा है, -13 गुणा -4, 13 चौका 52, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी कि 13 चौका 52 बराबर Q अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65, माइनस के आएंगे 2 दूनी 4 प्लस के और माइनस बीच में आएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 चक्कू माइनस के 8 और 5 दिया 15 माइनस के। बस यहां से अब इसको सॉल्व कर देना, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए बच्चों, P अपॉन 6 में से 52 गए तो ये माइनस के 46, Q अपॉन 65 और 4 कितने हो जाएंगे 69 बराबर 1 अपॉन माइनस के 13, सब में माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बस क्या करो, इन दोनों को एक बार बराबर कर दो और एक बार Q के बराबर कर देना। तो यहां से मैं इसको यहां कर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो ये हो जाएगा P अपॉन 46 बराबर 1/13, ठीक है। P अपॉन 46 बराबर 2 चक्कू 8 और 5 या 18, अरे 15 और 8 कितने हो 23, यहाँ मिस्टेक हो गया, ये 23 होगा बच्चों, ठीक है। हाँ आपने पकड़ लिया होगा 23 होगा, ठीक है। 15 और 8 23, यहाँ क्या आएगा 23, ठीक है। अब क्या करना है, P बराबर इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 46/23, तो 23 दूनी कितने हो जाएंगे 46, तो P बराबर क्या आया बच्चों 2 आया। ऐसे ही Q की वैल्यू निकालनी है तो Q अपॉन 69 बराबर 1/23, 23 से 3 बार कट रहा है तो Q बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। P की वैल्यू आई 2, Q की वैल्यू आई 3, ठीक है। आपने P और Q की वैल्यू निकाल ली, P बराबर 2 आया। अब P बराबर जो 2 आया आपका वो किसके बराबर था, आपने क्या माना था, P बराबर 2 जो आया वो आपने 1/x माना था कि नहीं माना था शुरुआत में। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ऐसे Q बराबर क्या है 3, जो कितने माना था आपने 1/y के बराबर, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 1/3। ये आपका आंसर होगा फाइनल, 1/2 और 1/3। ये आपने 1/x क्यों रखा ये पता है ना आपने, क्योंकि यहाँ पे ये माना हुआ है ना आपने, ये तो याद होगा ना, क्वेश्चन तो हमारा x और y में था ना, तो ये हमने जो माना था वो लास्ट में P की जो वैल्यू आई 2 वो इसके बराबर रख दिया 1/x, और Q की जो वैल्यू आई 3 वो 1/y के बराबर लगती है, यहाँ से x और y की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से ये हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ कुछ, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2, ये एक क्वेश्चन दे दी। एक क्वेश्चन दे दी 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। अब बताओ बच्चों इसमें आप क्या करोगे, अब आप इसको भी x - 1 इसे सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा। आप इसमें क्या करोगे, यहाँ देखोगे आप x - 1 है, ये y - 2 है, यहाँ पे भी x - 1 है, y - 2 है, इन दोनों में सेम क्या है x - 1। तो आप क्या करोगे 1/x - 1 को p मान लोगे और 1/y - 2 को क्या मान लोगे आप q मान लोगे। फिर ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी 5p प्लस q बराबर 2 और इधर बन जाएगा 6p माइनस 3q बराबर 1। ये हो जाएगा आपका 5p प्लस q माइनस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा 6p माइनस 3q माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से आप a1 a2 b1 b2 ऐसे c1 c2 और यहाँ से भी आप a1 b2 b1 b2 ये सब निकाल सकते हैं, या फिर प्रतिस्थापन विधि भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप विलोपन विधि भी यूज कर सकते हैं। आपका जो मन करे आप उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएंगी। जब जो p और q के जो मान आएंगे उनको क्या करना है फिर, क्योंकि p बराबर क्या है 1/x - 1, तो उसके बराबर फिर वहां रख देना, आपको क्या करोगे x और y के मान मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा जो ये अभी का जो चैप्टर था ये पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो यहाँ पे हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में मैंने आपको जितना भी था बता दिया है। अब आप इस पे जितने क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए। आप एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है वो चीन यही चैप्टर है, आप उसमें जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई, या फिर इस चैप्टर में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हमारा जो नेक्स्ट हम जो सीखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रतिशत। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रतिशतता। अभी हम प्रतिशतता सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है।
और उसके बाद हम सीखेंगे लाभ हानि प्रतिशत, देन लाभ हानि, और उसके बाद सीखेंगे हम सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सरल ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो धीरे धीरे करके मैं आपको पूरे टॉपिक्स फिनिश कराऊंगा जो आपके रीट के सिलेबस के हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारा है, वृद्धि दर, ह्रास दर, ये सब पढ़ेंगे, फिर ठोस, बेलन, ये सब चीजें सीखेंगे एक एक करके। तो अगला चैप्टर होगा हमारा प्रतिशतता। और आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।